गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनामिक क्या होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स में थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, ये सारे फैक्टर्स वन बाय वन डिस्कस किए थे। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल डिस्कस किया था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है ये डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है। आज के दिन हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसको कहा जाता है, क्या क्या होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। हालांकि थर्मोडायनामिक प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, पर हम लोग उसमें से कुछ प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, तो जनरली थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसको कहा जाता है बेटा, जिसका एटलीस्ट वन वेरिएबल थर्मोडायनामिक वेरिएबल चेंज हो रहा हो। अगर सिस्टम का किसी भी एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल में चेंज आ रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहेंगे। एक से ज्यादा हो रहा हो तो वेल एंड गुड, पर मिनिमम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, वन थर्मोडायनामिक वेरिएबल में चेंज आना चाहिए। तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो, द फिनोमेना in which at least one thermodynamic variable of the system changes is said to be thermodynamic process. जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं, पर हम लोग इसमें से सिर्फ लिमिटेड प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस आता है क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस। क्या होता है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस? तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस जनरली उस थर्मोडायनामिक प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें सिस्टम हमेशा सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, मतलब प्रोसेस कैरी आउट होता रहेगा, वॉल्यूम एक्सपैंड होना तो वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, प्रेशर चेंज होना हो प्रेशर चेंज होता रहेगा, पर सिस्टम कंटिन्यूअसली ईच एंड एवरी स्टेप में क्या होगा, सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। अब इससे जरूरत क्या है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कंसीडर करने की, इसलिए बेटा अगर सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में ना हो तो जो भी प्रोसेस कैरी आउट होगा वो वेरी हाई स्पीड से कैरी आउट होगा, और क्या किस किस स्टेप से पास हुआ है ये निकालना कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो जाता है। इस वजह से हम लोग क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं। हालांकि ये आइडियल प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, आइडियल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता, पर बाकी सभी प्रोसेसेस को समझने के लिए हम ये कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं कि जितने भी प्रोसेस कैरी आउट होते हैं वो किस प्रोसेस में कैरी आउट होते हैं, क्वाजी स्टैटिक में कैरी आउट होते हैं। तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस किसको कहा जाता है, द प्रोसेस इन विच सिस्टम इज इन thermodynamic equilibrium with surrounding at all steps, is said to be quasi static process. ठीक है बेटा, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक आइडियल प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं है। इट इज एन आइडियल प्रोसेस। ठीक है, आइडियल प्रोसेस होने के साथ साथ इसमें थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम रहना जरूरी है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम रहने का मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी रहना और थर्मल इक्विलिब्रियम भी रहना। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब टोटल फोर्स जीरो। इस केस में तुम कह सकते हो कि प्रेशर डिफरेंस विद सराउंडिंग क्या होना, जीरो होना। मतलब प्रेशर ऑफ सिस्टम जितना होता है उतना ही प्रेशर ऑफ सराउंडिंग होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जितना सिस्टम का टेम्परेचर होगा उतना ही सराउंडिंग का भी टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, तो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस कैरी आउट होते समय सिस्टम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी होता है। क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस कैरी आउट होते समय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में एज वेल एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी होता है। और कुछ पॉइंट्स है जो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस का हमें डिस्कस करना है, उससे पहले इतना नोट कर लो तेजी से। तो क्वाजीस्टैटिक आइडियल प्रोसेस है, फिर हम इसे कंसीडर क्यों करते हैं ये हम लोगों ने पहले ही बताया था कि क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस कंसीडर इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होता है। ये कैसा प्रोसेस होता है बेटा, स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, इट इज ए स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस होने की वजह से इसे कंसीडर किया जाता है। और तो और इतना स्लो प्रोसेस की इन्फिनिटेसिमली स्लो होता है। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्लो का मतलब है वेरी स्लो। ठीक, प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है ये पता भी नहीं चलेगा, इतना स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, और चाहे प्रेशर डिफरेंस हो सिस्टम का विद सराउंडिंग या टेम्परेचर डिफरेंस हो विद सिस्टम ऑफ द सिस्टम विद सराउंडिंग, ये दोनों कैसे होंगे, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यूज होंगे। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सिस्टम with surrounding is infinitesimal small। ठीक है, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। ये मान के चलो नेग्लिजिबल होना चाहिए। किस कारण, क्योंकि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब माना जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब माना जाता है जब सिस्टम का प्रेशर अप्रोक्सीमेटली किसका इक्वल हो, प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। सिमिलरली थर्मल इक्विलिब्रियम कब माना जाएगा, जब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक, और ये दोनों ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होते समय ही उसे हम क्या कहते हैं बेटा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टडी कर रखा है कि क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस होने के लिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होना है, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना और थर्मल इक्विलिब्रियम में होना। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल। टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ऑलमोस्ट इक्वल। इसका मतलब जो भी प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सिस्टम होगा विद सराउंडिंग वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट हम लोगों को क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस के बारे में मालूम होना जरूरी है। ठीक है बेटा, ठीक, इसे नोट कर लो तेजी से। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, आइसोबारिक प्रोसेस हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियोबैटिक प्रोसेस। इन चार प्रोसेस के बारे में हम लोगों को क्या करना है,
डिस्कस करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मतलब प्रोसेस को कैरी आउट हो रहा है, हर एक चीजें चेंज हो रही है, पर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस किसको कहा जाता है, इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कैसा होना जरूरी है, कांस्टेंट होना जरूरी है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब V का वैल्यू कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर वॉल्यूम सेम है, तो दो सेम वैल्यूज का सबट्रैक्शन ही चेंज का इक्वल होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कितना होगा बेटा, 0 होगा। और हम लोगों को ये पता है कि जितने भी प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता उसमें वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं हीट सप्लाई। किसी भी प्रोसेस में हीट सप्लाई किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करेगा और चेंज इन टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा। मान के चलो इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में कितने मोल्स ऑफ गैस कंसीडर किए, n मोल्स ऑफ गैस कंसीडर किए। ठीक है, तो मोल्स कितना, n मोल्स है, और हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ बंसन बर्नर को यूज करके हीट सप्लाई करना शुरू किया है, हीट सप्लाई करना शुरू किया है। तो इसमें जो भी हीट प्रोविजन होगा वो हीट प्रोविजन कांस्टेंट वॉल्यूम में होने की वजह से QV रिप्रेजेंट कर रहा हूं, व्हिच इज इक्वल टू NCV डेल्टा T हो जाएगा, चेंज इन टेंपरेचर। ठीक, T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टेंपरेचर। इसका इनिशियल टेंपरेचर मान के चलो T1 और फाइनल टेंपरेचर मान के चलो T2 है। इनिशियल प्रेशर T1, इनिशियल टेंपरेचर T1, वॉल्यूम V। फाइनली ये किसमें कन्वर्ट हुआ, फाइनल प्रेशर T2, फाइनल टेंपरेचर T2 और वॉल्यूम V। वॉल्यूम सेम इस वजह से रखा है क्योंकि वॉल्यूम इस प्रोसेस में कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो भी चेंज इन टेंपरेचर होगा वो T2 माइनस T1 होगा, where delta T is equal to T2 minus T1। ठीक है, तो यहाँ CV क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है उसी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, CV से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हीट सप्लाई टू द बॉडी या सिस्टम किसका इक्वल हो जाएगा, NCV डेल्टा T का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। वर्क डन अगर और डीपली लिखना चाहो P डेल्टा V लिख सकते हो, व्हिच इज इक्वल टू 0। इसे मैंने 1 मान लिया और हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम मैंने कैपिटल QV जो कि NCV डेल्टा T है उसे मैंने इक्वेशन 2 मान लिया है। ठीक है, तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू निकालने के लिए मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज किया, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम NCV डेल्टा T, वर्क डन का वैल्यू 0, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहां पे फाइनली इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी किसका इक्वल हो जाएगा, NCV डेल्टा T का इक्वल हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ द चैप्टर, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। और ये स्टेट फंक्शन होने के कारण सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, मतलब टेंपरेचर की स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर मतलब स्टेट पर ही डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये जो डेल्टा U है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा, जो कि इंटरनल एनर्जी डिस्कस करते समय हम लोगों ने साफ
साफ साफ ये पॉइंट मेंशन किया था कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस कैरिड आउट। मतलब चाहे कोई सा भी प्रोसेस क्यों ना हो, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अब से NCV डेल्टा T ही यूज करना है, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, वेयर CV इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा T इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है बेटा। आइसोकोरिक प्रोसेस में तुम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, जो भी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो किसका इक्वल होगा, NCV डेल्टा T का इक्वल होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो। ये मत समझना कि ये प्रोसेस यही कंप्लीट हो गया, इसमें एक और चीज भी हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक्सपेरिमेंटली ये मालूम पड़ा बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक, ये मालूम पड़ा है कि जो भी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ये किसका इक्वल होता है, F/2 इनटू कैपिटल R का इक्वल होता है। यहां पर F क्या है, F यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको कहा जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कितने टाइप्स में एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब ये मान के चलो कि एक तरीके से नंबर ऑफ वेज इन विच मॉलिक्यूल कैन अब्जॉर्ब एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। रोटेटिंग मोशन से एब्जॉर्ब कर सकता है, या ट्रांसलेटिंग मोशन से एब्जॉर्ब कर सकता है, या दोनों मोशन से एब्जॉर्ब कर सकता है। इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ एब्जॉर्बिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ वेज in which atoms or molecules can absorb energy। सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना, इसी का दूसरा डेफिनेशन भी होता है, नंबर ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ आटम। ठीक है, इसे क्या बता सकते हो, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एटम। इन ऑल टाइप ऑफ मोशन, सभी टाइप ऑफ मोशंस में जितने मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें जरूरत होती है उसे रिप्रेजेंट करने की, उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। इन जनरल ये एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3 होता है, डायएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5 होता है, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए इसका वैल्यू 6 होता है। अगर सब लीनियर होता तो 7, तो क्या होगा 7। इस मोस्टली जो यूज होते हैं वो मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक ही यूज होते हैं। तो इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, याद रखना है। पर ये भी याद रखना कि लीनियर ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 7। ठीक है, तेजी से नोट कर लो इतना। अब हम लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करना है, आइसो बार। पर उस प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले डिफरेंट ग्राफ्स देख लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का हमें क्या देखना है, डिफरेंट ग्राफ्स देखना है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, प्रेशर और वॉल्यूम में हमेशा वॉल्यूम किस एक्सिस में लिया जाता है बेटा, एक्स एक्सिस में लिया जाता है।
टेम्परेचर वॉल्यूम में टेम्परेचर एक्स एक्सिस, मतलब अगर टेम्परेचर यूज कर रहे हो तो टेम्परेचर एक्स एक्सिस में होगा या वॉल्यूम एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में आइसोटोपिक प्रोसेस में वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना चेंज हो जाए। यहां तुमने प्रेशर इंक्रीज किया है, वॉल्यूम कैसा बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक। सिमिलरली टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ देखोगे, चाहे टेम्परेचर तुम कितना भी इंक्रीज कर लो, वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम होगा, ठीक है। सिमिलरली प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो ये कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन आएगा। सर ये रिलेशन का ये कैसे आएगा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, इसे P = nR अपॉन V × T लिख सकते हैं, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस में, किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हो जाता है, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो किसका इक्वल होगा, n कैपिटल R अपॉन V। वापस से ये कैपिटल R क्या होता है, रियल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसे कहते हैं, जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। यहां से तुम ये क्लियरली बता सकते हो स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, nr अपॉन v प्रोवाइड करेगा, ठीक है। स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ क्या प्रोवाइड करेगा, nr अपॉन v, where p represents pressure and t represents absolute temperature of the system, ठीक। तेजी से नोट करो, ठीक। अब हम लोगों को आइसो बाथ प्रोसेस डिस्कस करना है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस उन प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें प्रेशर कैसा हो, कांस्टेंट, इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब साफ सी बात है कि चेंज इन प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, प्रेशर का चेंज 0 होगा, ठीक। तो बाय आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, यहां इसे V = nR अपॉन P into T लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट को अगर हटा दिया जाए तो वॉल्यूम भी किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां से तुम सभी टाइप ऑफ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर डिफरेंट वॉल्यूम, ठीक है। अगर वही प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो भी लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस आ जाएगा। अगर वही प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा। इस केस में जो स्लोप होगा वो स्लोप किसका इक्वल हो जाएगा, n कैपिटल R अपॉन v। फिर से कैपिटल R किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका वैल्यू 8.314 into 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो इतना आइसोकोरिक प्रोसेस में मालूम होना चाहिए, इससे भी ज्यादा मालूम होना चाहिए। आखिर वो क्या है ये देख लेते हैं, राइट। तो इतना मालूम होने के बाद में वर्क डन किसका इक्वल होगा ये हमें मालूम होना जरूरी है, हीट सप्लाई किसका इक्वल होगा ये हमें मालूम होना जरूरी है, और इंटरनल एनर्जी किसका इक्वल होगा ये हमें मालूम होना जरूरी है। जैसे कि हम लोगों ने आइसोकोरिक प्रोसेस में डिस्कस कर लिया कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी प्रोसेस में चेंज होने वाला नहीं है। तो इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी किसका इक्वल हो जाएगा, mCV डेल्टा T का इक्वल हो जाएगा। इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी किसका इक्वल हो जाएगा बेटा, mCV डेल्टा T का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आती है वर्क डन। वर्क डन किसका इक्वल होगा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम का इक्वल होगा, ठीक। ये प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू हम लोगों को PV = nRT से निकालना है, ठीक है, बाय डिफरेंशिएशन फ्रॉम PV = nRT। इसे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, P = nR
dt अपॉन dv का इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे dv को तो क्या हो जाएगा, p dv इज इक्वल टू nr dt हो जाएगा। तो ये तो स्मॉल वेरिएशंस के लिए, लार्ज वेरिएशंस के लिए क्या हो जाएगा, p डेल्टा v इज इक्वल टू nr डेल्टा t। इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वर्क डन किसका इक्वल हो जाएगा, nr डेल्टा t का इक्वल होगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर किसका इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स टेकन इन द सिस्टम इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन टेंपरेचर। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, इसे तेजी से नोट करो बेटा। ठीक, तो इसे मैंने क्या माना, इक्वेशन नंबर 3 माना। तो फ्रॉम 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, by first law of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने क्या स्टडी किया है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूज्ड फॉर टू पर्पसेस, either to increase the internal energy or to do mechanical work। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ, इस वजह से QP लिख ले। तो QP का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 कितना था, NCP डेल्टा T। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितना था, NCV डेल्टा T। वर्क डन किसका इक्वल, nr डेल्टा T। तो बोथ साइड्स में क्या किया है, इनको कॉमन करके कैंसिल किया और इंक्रीजिंग टेंपरेचर को कॉमन करके कैंसिल हो गया। तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, Cp Cv + R। मतलब यहां से क्या बता सकते हो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय व्हिच फैक्टर, बाय ए फैक्टर ऑफ कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज गैस कांस्टेंट। ठीक है, राइट। तो यहां से तुम ये भी बता सकते हो कि Cp - Cv का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल R का इक्वल होता है। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोगों ने स्टडी कर रखा है, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो, मेयर्स इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने स्टडी कर रखा है, किसी भी किसका इक्वल होता है बेटा, F/2 R का इक्वल होता है। Cv किसका इक्वल होता है, F/2 R का इक्वल होता है। इसे सब्स्टिट्यूट करके अगर Cp का वैल्यू निकालो तो Cp किसका इक्वल हो जाएगा, Cv + R which is equal to F/2 R plus R। कैपिटल R को अगर कॉमन कर लिया जाए तो F/2 + 1 into R का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो Cv F/2 R का इक्वल है और Cv F/2 + 1 into R का इक्वल होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, इसे नोट करो तेजी से। ओके, ठीक है बेटा, तो हम लोगों को ये मालूम पड़ गया कि Cp और Cv का वैल्यू क्या होता है ना, और मेयर्स रिलेशनशिप भी डिराइव कर लिया है हम लोगों ने, Cp - Cv इज इक्वल टू कैपिटल R। तो कहां से आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आया, और उसमें हीट सप्लाई किसका सब्स्टिट्यूट करना है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर सब्स्टिट्यूट करना है, और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी किसका इक्वल होगा, NCV डेल्टा T का इक्वल होगा, और वर्क डन किसका इक्वल होगा, nr डेल्टा T का इक्वल होगा। वहां से तुम लोग मेयर्स रिलेशन आराम से क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ठीक है, राइट। हम लोगों को ये पता है मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो, मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा किसका इक्वल होता है, Cp/Cv का इक्वल होता है। यहां से अगर Cp का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, गामा Cv आ जाएगा। तो इस रिलेशन को मैंने क्या किया है, यूज किया है किसमें, 4, मतलब मेयर्स रिलेशनशिप यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 4। तो 4 में यूज करोगे तो क्या आएगा, Cp - Cv इज इक्वल टू कैपिटल R होता है। Cp के बदले में क्या लिखा है, गामा Cv, तो गामा -1 कॉमन हो जाएगा, Cv इज इक्वल टू कैपिटल R।
अगर मोलर स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में, मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो के टर्म्स में Cv का वैल्यू बताना आ जाए तो कैपिटल R अपॉन गामा माइनस 1 और Cp का वैल्यू मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर का वैल्यू बताया जाए तो गामा Cv का इक्वल होता है व्हिच इज इक्वल टू गामा कैपिटल R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी होता है क्योंकि कभी-कभी मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम या मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पूछ लिया जाता है तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, डायटॉमिक गैसेस के लिए, ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए गामा का वैल्यू पता हो तो इसमें पुट करके Cp और Cv का वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना मालूम होने के बाद में अब हम लोगों को गामा का वैल्यू हर एक एटॉमिक गैसेस के लिए मालूम होना चाहिए, मोनो, डाई और ट्राई, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक रेशियो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी, डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक टेबल बनाया जिसमें पहला कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम डिग्री एटॉमिसिटी का, मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, ये बताने के लिए। ठीक, थर्ड कॉलम डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू है, फोर्थ कॉलम Cv का वैल्यू, फिफ्थ कॉलम Cp का वैल्यू, सिक्स्थ कॉलम गामा। ठीक है, तो इस टेबल को प्रॉपर्ली अच्छे से और सुंदर से बनाना। पहला एटॉमिसिटी मैंने क्या लिया, मोनोएटॉमिक गैसेस का, तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना होता है 3। तो Cv किसका इक्वल होगा, F/2R का इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2R। ठीक है, ये 3 और Cp ये किसका इक्वल होता है, F/2 + 1 इंटू कैपिटल R। तो 3/2 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 5/2R, 5R/2। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो गामा का वैल्यू आ जाएगा Cp/Cv का वैल्यू, तो यहां से Cp/Cv का वैल्यू कितना होगा 5R/2 डिवाइडेड बाय 3E/2R, R कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या होगा 5/3। तो इसे सॉल्व करने में कितना आएगा बेटा 1.666 जाता रहेगा, जिसे अप्रोक्सीमेटली 1.67 लिखा जा सकता है। सेकंड, डायटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल f का वैल्यू कितना होता है 5। ठीक है, तो यहां पुट करोगे तो Cv का वैल्यू क्या होगा 5/2 और यहां कितना हो जाएगा 5/2 + 1 तो 7/2, तो 7/2 आएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो R/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7/5, तो इसका वैल्यू कितना है 7/5। सॉल्व करने पर कितना आएगा 1.4। ठीक, तो डायटॉमिक गैसेस का गामा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.4। थर्ड, ट्राइएटॉमिक गैसेस, ट्राइएटॉमिक मतलब हम मोस्टली नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, लीनियर चाहो तो तुम डिराइव कर सकते हो, तो वे डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है। ठीक है, तो इसके लिए कितना यूज करोगे 6, तो ये क्या हो जाएगा 6/2R, तो 3R हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6/3 + 1 4R हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा 4/3 आएगा, जिसे सॉल्व करने पर 1.33 ऐसे जाता है वैल्यू। तो मोनोएटॉमिक गैसेस का गामा का वैल्यू 1.67 होता है, डायटॉमिक गैसेस का 1.4 होता है, और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैसेस का नॉन लीनियर स्ट्रक्चर का 1.33 होता है। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज तुम लोगों को फिंगर टिप्स में रहना जरूरी है, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा, नोट करो तेजी से। अब हम लोगों को थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करना है, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये तो फेमस प्रोसेस है। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेंपरेचर। सिमिलरली आइसोबारिक के लिए भी तुम ये टर्म यूज कर सकते हो। आइसो का मतलब सेम, बार प्रेशर का यूनिट होता है, तो सेम प्रेशर हो तो उसे आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। सिमिलरली आइसोथर्मल प्रोसेस किसको कहा जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिस प्रोसेस में टेंपरेचर कैसा हो, कांस्टेंट। टेंपरेचर कांस्टेंट होने का मतलब है कि चेंजिंग टेंपरेचर का वैल्यू 0, टेंपरेचर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है चेंजिंग टेंपरेचर का वैल्यू कितना हो 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, जिसमें चेंजिंग टेंपरेचर 0 है
जाहिर सी बात है कि उसका इंटरनल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किसका इक्वल होता है बेटा, एनसीवी डेल्टा टी का इक्वल होता है। तो इनका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, सीवी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, पर चेंज इन टेंपरेचर का वैल्यू 0। इसका मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब बात आती है वर्क डन। तो वर्क डन के लिए तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रल पीडी। ऐसा क्यों सर, मालूम देखो भाई, आइडियल गैस इक्वेशन, बाय आइडियल गैस इक्वेशन पीवी किसका इक्वल हो जाएगा, एनआरटी का इक्वल हो जाएगा। ठीक, यहाँ टी तो कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, या ये बता सकते हो कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब पी किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम वो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम निकालोगे तो P इसका इक्वल हो जाएगा nRT अपॉन वॉल्यूम V का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल T इज एब्सोल्यूट टेंपरेचर, V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक, इतना मालूम होने के बाद में वर्क डन पहले निकाल लेते हैं, फिर हीट पे जाएंगे। ठीक है, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, W किसका इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रल PdV का इक्वल हो जाएगा, वेयर प्रेशर चेंजेस वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V। इनिशियल वॉल्यूम V1 ले लिया और फाइनल वॉल्यूम V2 ले लिया। V के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, nRT अपॉन V सब्स्टिट्यूट करोगे, जिसका वॉल्यूम V1 से लेकर V2 तक क्या होगा, चेंज होगा। तो nRT कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। तो nRT जैसे बाहर आया, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, इंटीग्रल 1/d। क्या ये 1/x dx फॉर्म में नहीं, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log x to the base e होता है, या ln x ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, nr कैपिटल T ln v का इक्वल हो जाएगा। v के बदले लिमिट v का कहां से कहां तक, v1 से v, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस फिर लोअर लिमिट। तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, nRT इनटू पहले अपन ने सब्स्टिट्यूट करो ln v माइनस ln v1 हो जाएगा, ln v2 माइनस ln v1। अगर दो नंबर हम सबट्रैक्ट हो रहे हैं तो अंदर के वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से वर्क डन W का वैल्यू किसका इक्वल हो जाएगा, nRT इनटू ln v2 अपॉन v1 का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम बेस 10 में लिखना चाहो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2.303 and capital R T log V2 upon V1 to the base E, sorry base 10। ठीक है, तो ये वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस है, तेजी से नोट करो इसे। ठीक है, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस निकालने के बाद में हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करके हीट सप्लाई इन क्या निकालना है, हीट सप्लाई इन आइसोथर्मल प्रोसेस निकालना है। ठीक, तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा बेटा, heat supplied to the system is used for increasing internal energy plus to do mechanical work। increasing internal energy का वैल्यू 0, mechanical work का वैल्यू हमने निकाल रखा। तो increasing internal energy का वैल्यू अगर 0 करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, heat required for isothermal process is equal to work done by the system हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाल रखा है, 2.303 log nRT log V2 by V1 to the base 10। ठीक है, तो इतना वर्क डन हम किसके लिए यूज करेंगे, मतलब जो भी वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है वो ड्यू टू हीट ऑक्साइड का इक्वल होता है। ठीक है बेटा, दूसरी चीज अगर ये नोटिस किया जाए, इन आइसोथर्मल प्रोसेस P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है,
P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। यहाँ से V2 अपॉन V1 का वैल्यू क्या हम P1 अपॉन P2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वाला वैल्यू मैंने क्या किया है, हीट सप्लाई या वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए यूज किया। तो ये किसका इक्वल होगा 2.303 Nr कैपिटल P log P1 अपॉन P2 टू द बेस 10 हो जाएगा। अगर प्रेशर दे रखे हो और वर्क डन या हीट सप्लाई टू द सिस्टम पूछा गया तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर वही वॉल्यूम दे रखा हो और टेम्परेचर कांस्टेंट ये बताया जाए तो हीट सप्लाई या वर्क डन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। वो डिपेंडेंट है कि क्वेश्चन में कौन कौन से डेटा प्रोवाइड किए गए हैं। कैपिटल आर का वैल्यू दिया नहीं जाएगा, कैपिटल आर का वैल्यू अपने तरफ से लेना होता है और ये कांस्टेंट है, ये मेमोराइज करना होगा। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है बेटा, ठीक है, इसे नोट कर अब डिफरेंट ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने आइसोकोरिक प्रोसेस का, आइसोबारिक प्रोसेस का देखा है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, उसी तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस का भी देखना। तो आइसोथर्मल में अगर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगा, लाइन परपेंडिकुलर टू टेम्परेचर एक्सिस आ जाएगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो भी लाइन परपेंडिकुलर टू टेम्परेचर एक्सिस आ जाएगा। अगर वही प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टेम्परेचर एक्सिस नहीं आएगा। ये वाला ग्राफ कैसे आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये कैसे मालूम पड़ा, सिंपल सी बात है, PV कांस्टेंट का इक्वल है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है ये कौन सा ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट में स्लोप निकालना चाहे तो वो किसका इक्वल होगा, वो निकाला जा सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो स्लोप अंडर आइसोथर्मल ग्राफ है, स्लोप ऑफ PV graph for isothermal process। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम क्या निकालना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम निकालने वाले हैं, तो जैसे कि रिलेशन क्या है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया, इसे बोथ साइड्स डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, क्योंकि dP अपॉन dV का वैल्यू क्या होगा, dP अपॉन dV का वैल्यू भी क्या होगा, प्रेशर, ये स्लोप का इक्वल होगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का हमें चाहिए। तो चेंज इन प्रेशर यहाँ स्लोप किसका इक्वल होगा, dP अपॉन dV का इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ये ग्राफ जो हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा है ये एक्सपेंशन के लिए ड्रॉ कर रखा है, इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 तक। इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 तक का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर वॉल्यूम क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो डिफरेंशिएट करोगे तो d by dt ऑफ PdV किसका इक्वल हो जाएगा, 0 का इक्वल हो जाएगा। तो इसे यूनिफॉर्म फॉर्म में डिफरेंशिएट करोगे, p को ऐसे ही रखोगे, d को डिफरेंशिएट करने पर 1 आएगा और v को ऐसे ही रखोगे, p को डिफरेंशिएट करने पर dv अपॉन dv इक्वल टू 0। ठीक, यहां से अगर dp by dv का वैल्यू निकाल दोगे तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, माइनस p by v का इक्वल हो जाएगा, जो कि स्लोप ऑफ द PV है, स्लोप ऑफ PV इन आइसोथर्मल, इस प्रोसेस में आइसोथर्मल, ये स्लोप सभी के लिए वैलिड नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुम लोगों को स्लोप चाहिए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम को यहां सब्स्टिट्यूट करो माइनस p अपॉन v पे, तुम्हें क्या मिल जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का इस ग्राफ का उस पॉइंट पे स्लोप मिल जाता है। और ये साफ सी बात है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो पॉइंट टू पॉइंट इसका प्रेशर, इसका स्लोप क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सपैंड होते समय इसका स्लोप क्या होता है, डिक्रीज होता है, नेगेटिव स्लोप होगा। कौन सा स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसे। हो गया, तो हम लोग किसके बारे में स्टडी करना है, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में।
बारे में स्टडी करना है। किस प्रोसेस के बारे में? एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। ये बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल और स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या क्या रिलेशन है, वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल और वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें से एक्सपेंशन के टाइम पर कौन सा ज्यादा होगा और कंप्रेशन के टाइम पर कौन सा ज्यादा होगा। ये सारे फैक्टर्स हम क्या करेंगे, हम 1 by 1 अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।